दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि अगर हमने अपनी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है तो क्या उस हवाले से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या कोई रेमेडीज़ अवेलेबल हैं। यानी ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, प्यारा कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का, भाई ये हमारे काम आ सकता है अगर हमने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। इसके बारे में बात करेंगे। देखें यार, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था ना 1973 का, तो उसमें एक्चुअली ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें तो कभी जिक्र था ही नहीं इन्वायरमेंट के हुकूक का, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का, कुछ भी नहीं। लेकिन हमारी अदालतों ने डिफरेंट केसेस के अंदर दो हमारे बुनियादी हकूक़ हैं उसकी इंटरप्रिटेशन करके ये बता दिया कि भाई इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी आपका बुनियादी हक है। अब वो कौन से आर्टिकल थे? आर्टिकल 9 राइट टू लाइफ और आर्टिकल 14 डिग्निटी ऑफ मैन। इसकी इन्होंने जो इंटरप्रिटेशन की है, इसकी जो तशरीह की है, इसमें इन्होंने कहा हुआ है कि भाई इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, साफ़ सुथरी हवा वगैरह भी एक पाकिस्तानी बंदे का बुनियादी हक है। वैसे कैटेगोरिकल नहीं लिखा हुआ, लेकिन उन्होंने इंटरप्रिटेशन करके हमें बता दिया, ठीक है। लेकिन फिर आगे चल के भाईजान, आगे चल के मतलब 2024 में 26वीं आईनी तरमीम आती है और उसमें जनाब पहली मर्तबा पाकिस्तान के आइन के अंदर एक नया आर्टिकल ऐड किया जाता है, आर्टिकल 9A, और उसमें कैटेगोरिकली वाज़ेह अल्फाजों में लिख दिया जाता है कि भाई साफ़ सुथरी और सस्टेनेबल इन्वायरमेंट सबका बुनियादी हक है। पहले नहीं था ये बुनियादी हक, पहले इनडायरेक्टली उसकी तशरीह की जा रही थी कि आर्टिकल नो आर्टिकल 14, अब उन्होंने वाज़ेह तौर पे लिख दिया है। और उसके बाद अब 27वीं आनी तरमीम आ चुकी है, तो अब 27वीं आनी तरमीम के बाद भी क्या हुआ है कि पहले लोग ना मुंह उठा के सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे आर्टिकल 184 सब क्लॉज 3 के तहत। लेकिन अब ना सुप्रीम कोर्ट के पास वो इख्तियार रहा है और ना ही आर्टिकल 184 सब क्लॉज 3 रही है। अब ये सारा काम चला गया है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, आईनी अदालत के पास, और आर्टिकल 175E के तहत अब आपको अगर लगता है कि भाई ये जो है ना मौसमियाती तब्दीली से मेरा ये बुनियादी हक मुतासर हो रहा है या इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन आप चाहते हैं, तो अब आपने आईनी अदालत में रिट फाइल कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकते। बाकी है नीचे वाली अदालत हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं। तो चलो ये तो भाई मैंने इंट्रो दे दिया, अब इसी को मैं मजीद एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखेंगे जी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 9 से। आर्टिकल 9 क्या कहता है भाई? सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ लिबर्टी सेव इन अकॉर्डेड। किसी भी शख्स को कानून के मुताबिक आपने उसकी ज़िंदगी और आज़ादी से महरूम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। मतलब किसी को आप न मार सकते हैं, न उससे जीने का हक सीख सकते हैं। अब अदालतों ने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ, इसकी उन्होंने इंटरप्रिटेशन की कि भाई जीने के लिए ये सिर्फ नहीं है कि आपने किसी को मतलब मारना नहीं है, तकलीफ नहीं पहुंचानी है या चोट नहीं पहुंचानी। इसका ये मतलब भी है कि भाई अगले बंदे को साफ सुथरी इन्वायरमेंट भी देनी है। देखो अगर साफ हवा होगी तो बंदा सांस लेगा तो जिंदा रहेगा ना, अगर जहरीली हवा हो तो बीमार हो जाएगा, बीमार हो जाएगा तो मर जाएगा। इसी तरीके से अगर पानी आलूदा होगा, केमिकल वाला होगा, तो भाई वो भी, उससे भी बंदा मर जाएगा। समझ गए ना मेरी बात? तो इन्होंने ये कहा कि भाई आर्टिकल 9 का ये भी मतलब है कि हर इंडिविजुअल को हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि उसको क्लीन और पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मिले, उसको जनाब साफ़ सुथरा पानी का पीने वाला पानी मिले। दूसरा, इन्वायरमेंटल जितने भी हैज़र्ड्स हैं, इन्वायरमेंट के जितने भी यानी जो मनफी असरात हैं, जैसे कोई सैलाब है, कोई क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, जैसे आजकल हब्स का मौसम है, इन सारी चीज़ों से भी रियासत ने अपनी आवाम को महफूज रखना है। या किसी इलाके में जहरीली गैस है, उसका अखराज हो रहा है, कोई फैक्ट्री है, ठीक है ना, उसमें से कोई जहरीला केमिकल निकल रहा है, तो इन सारी चीज़ों से जो है ना हुकूमत ने आपको प्रोटेक्ट करना है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 9 के तहत, ठीक है जी। उसके बाद जनाब 26वीं आईनी तरमीम में इन्होंने क्या किया, इस सारे मसले का हल निकाल के उन्होंने कहा यार सीधा सीधा डाल दो आर्टिकल 9A, और उसमें लिख दिया कि भाई हर एक पाकिस्तानी, एवरी पर्सन हैज़ द फंडामेंटल राइट टू क्लीन, यानी साफ, हेल्थी मतलब सेहतमंद, और साथ में सस्टेनेबल इन्वायरमेंट, यानी पायदार इन्वायरमेंट, ऐसी इन्वायरमेंट जो बड़े अरसे तक चले, टेम्परेरी नो, ठीक है। तो अब आर्टिकल 9A के अंदर कैटेगोरिकली लिख दिया गया है कि भाई अब आपका जो है ना ये बुनियादी हक है कि आपको साफ, सेहतमंद और पायदार इन्वायरमेंट दी जाए। अब आर्टिकल 9A के तहत रियासत की क्या जिम्मेदारी है? भाई रियासत एक तो भाई आपकी जो है इन्वायरमेंटल क्वालिटी को प्रोटेक्ट करे, पोल्यूशन को ख़त्म करे, रोके, और ये जो डिग्रेडेशन है इकोलॉजी की, इसको ख़त्म करे। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करे, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करे, महफूज करे, और जो हमारी ये कुदरती वसाइल हैं, पानी के, झील वगैरह, ये सारा कुछ,
या जो मिट्टी वगैरह है या जो दरख्त है इनको महफूज रखना है, और साथ में जो क्लाइमेट चेंज है इसके खिलाफ जंग लड़नी है, और साथ में कोशिश करनी है कि अगर जो इन्वायरमेंटल जस्टिस हो, अगर इन्वायरमेंट की हुकूमत की पॉलिसी की वजह से इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है, उससे किसी बंदे को तकलीफ पहुंच रही है, तो आपने उसको इंसाफ पहुंचाना है, और ये फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी हमने इन्वायरमेंट को महफूज करना है। ये नहीं है कि बस अपने इस्तेमाल के लिए किया और पानी खराब कर दिया, नहीं भाई, हमने पानी को इस तरह इस्तेमाल करना है ताकि आने वाली जनरेशन भी उससे फायदा उठा सके। तो कहने का मतलब है दोस्तों, ये जो आर्टिकल 9 है ये सबसे अहम है अब, ठीक है ना। तो अब ये हमारे पास दो आर्टिकल हो गए, अब आपके पास दो रेमेडीज हैं, यानी आपका आइन क्या कहता है, आर्टिकल 9 के अंदर और आर्टिकल 9A दोनों के अंदर ये कहता है कि भाई साफ सुथरी इन्वायरमेंट आपका बुनियादी हक है। उसके बाद है दोस्तों आर्टिकल 38 सब क्लॉज डी, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। अच्छा जी, अब इसमें भी एक जिक्र किया गया है कि जो रियासत है ये इसकी जिम्मेदारी है कि वो जो बेसिक ज़रूरियात है ना ज़िंदगी की, वो अपने शहरियों को दे और सोशल और इकनॉमिक वेलबींग का ख्याल रखे। अब जब आप बेसिक ज़रूरियात की बात करते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली साफ़ सुथरा पानी, साफ सुथरी खाने पीने की अशिया, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। सो यानी आर्टिकल 38 सब क्लॉज डी भी जो है ना, वो भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को सपोर्ट करता है और रियासत को इनकरेज करता है कि भाई इस तरह की पॉलिसी बनाएं जिससे पब्लिक हेल्थ में श्योर हो, यानी सारी जो आवाम है उसकी जो हेल्थ है वो महफूज रहे, साफ ड्रिंकिंग वाटर उनको मिलना चाहिए, सैनिटेशन का जो मसला है वो मतलब ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंट जो है ना वो आपकी सस्टेनेबल हो, पायदार होनी चाहिए, और जो लिविंग कंडीशन है उसको इम्प्रूव करना है, यानी कि जो जिस इलाके में रह रहे हैं, जहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ गंदगी वगैरह का सिस्टम ना हो, साफ़ सुथरी हवा हो, पानी वगैरह सारा कुछ हो। तो यानी आर्टिकल 38 सब क्लॉज डी भी जो है ना वो भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करता है। अच्छा जी, अब चलो ये तो हो गए सारे आपके बुनियादी हकूक़, ये सारा कुछ, ये सब फिलोसफिकल बातें। अब अगर इन्वायरमेंट की वजह से, हुकूमत की पॉलिसी की वजह से इन्वायरमेंट को कोई नुकसान हो रहा है और उससे आपको कोई तकलीफ हो रही है, तो अब आपने क्या करना है। अगर अब आपने आर्टिकल 199 के अंदर लिखा हुआ है कि आप हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं हुकूमत के खिलाफ, पब्लिक अथॉरिटीज़ के खिलाफ। अब इसके अंदर आर्टिकल 199 के अंदर जो है ना 5 रिट्स हैं, जो 4 रिट हैं वो तो डायरेक्टली हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले है मैंडेमस। मैंडेमस क्या होता है, आप अदालत में जाएंगे, रिट फाइल करेंगे, तो मैंडेमस में क्या होगा, अदालत पब्लिक अथॉरिटीज़ यानी सरकारी बंदों को हुक्म देगी कि भाई ये जो लीगल ऑब्लिगेशन है काम, यानी जो आपका काम है वो करो। मिसाल उनका क्या काम है सरकार का, कि भाई जो इन्वायरमेंटल लॉज है उनको इन्फोर्स करें, जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करें। तो अगर कोई बंदा ये काम नहीं कर रहा तो आपने आर्टिकल 199 के तहत रिट फाइल करनी है हाई कोर्ट में, और मैंडेमिस की जो है रिट है ना उसके लिए बात करनी है। उसके बाद सरसराई, इसमें क्या है कि जो हाई कोर्ट है ना दोस्तों, अगर कोई अनलॉफुल इन्वायरमेंटल कोई अप्रूवल हुआ है, किसी ऐसे प्रोजेक्ट को उन्होंने अप्रूव किया है जिससे माहौल को या हवा को या पानी को नुकसान पहुंच रहा है, तो आपने सरसराई की रिट फाइल करनी है, और उसे अदालत उनको रोकेगी, उनके अप्रूवल को कैंसिल कर देगी, उनको ख़त्म कर देगी। उन्होंने अगर किसी को लाइसेंस दिया तो वो भी कैंसिल कर देगी। अगर कोई उन्होंने किसी को इजाज़त दी है हुकूमत ने कि यहाँ पे हाँ चलो तुम ये काम कर लो, ये प्लाजा बनाओ, तो वो सारा यानी कि कैंसिल कर देगी। उसके बाद प्रोहिबिशन। अब इसमें क्या होती है कि अदालत क्या करेगी, जो अथॉरिटीज़ है ना उनको रोकेगी कि भाई ये काम ना करो। अगर इन्वायरमेंट के खिलाफ या इन्वायरमेंटल लॉस के खिलाफ कोई काम कर रहा है तो अदालत उनको रोकेगी। उसके बाद क्यू वारंट हो, इसमें क्या होता है कि एक शख्स है ना वो किस कैपेसिटी में ये काम कर रहा है, तो ये आप सवाल उठा सकते हैं उसकी कैपेसिटी के ऊपर। उसके बाद है हैबियस कॉर्पस। अब हैबियस कॉर्पस तो वैसे आमतौर पर अनरिलेटेड है इन्वायरमेंटल डिस्प्यूट में, ठीक है, लेकिन फिर भी जहाँ भी ज़रूरत हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हैबियस कॉर्पस का तो पता है ना कि किसी बंदे को हफ्ज़े बेजा में रखा और आप उसको अदालत के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं कर रहे, तो ये आप रिट फाइल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्वायरमेंट के अंदर ये डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं हो सकता, ठीक है। बाकी रिट फाइल आप जो रिट्स हैं वो इस्तेमाल हो सकती हैं। तो कहने का मतलब है आर्टिकल 199 के तहत जो शहरी हैं, जो NGOs हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो मुतासरीन हैं, वो अदालत जा सकते हैं और इन्वायरमेंट की डेग्रेडेशन या हुकूमत की वो हरकतें या हुकूमत के वो इकदाम जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, अब उनको चैलेंज कर सकते हो हाई कोर्ट्स के अंदर। आर्टिकल 199 के तहत ये आइन के अंदर लिखा हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद अब क्या होता है कि अब हमने, एक तो हाई कोर्ट है, अब हमने बड़ी अदालत जाना है। तो बड़ी अदालत का थोड़ा सा यहाँ पे ना एक लुच्चा फ्राई हो चुका है भाई।
थोड़ा सा मसला हो गया, वो ये है कि पहले ये था कि 27वीं आईनी तरमीम आई है कुछ अरसा पहले। उससे पहले ये था कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के पास ये होता था इख्तियार कि हम इन्वायरमेंट के हवाले से अगर ऐसा ऐसा कोई इशू जिसमें हमारा बुनियादी हक मुतासर हो रहा है, आर्टिकल 9 की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो हम आर्टिकल 184 सब क्लॉज 3 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जाते थे। लेकिन अब 27वीं आईनी तरमीम के बाद अब आप ये इन्वायरमेंटल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में नहीं दायर कर सकते। इससे पहले माजी में जितने भी आप केसेस देखेंगे वो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184(3) के तहत ही आए हैं इन्वायरमेंट के हवाले से। अब हुआ ये कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद एक तो सुप्रीम कोर्ट से ये इख्तियारात छीन लिया गया कि वो बुनियादी हकूक़ और आइनी मामलात को नहीं देख सकती, और साथ में एक नई अदालत बनाई गई है जिसका नाम है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट यानी आइनी अदालत। अब आप आइनी अदालत जाएंगे आर्टिकल 175 सब क्लॉज 3 के तहत कोई भी इन्वायरमेंट का ऐसा इशू जिससे आपका बुनियादी हक मुतासर हो रहा है, आर्टिकल 9 मुतासर हो रहा है, आर्टिकल 9A मुतासर हो रहा है, तो आप अब आइनी अदालत में रिट फाइल कर सकते हैं, वहाँ पे केस फाइल कर सकते हैं, और अब आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ये तो ये भी आपके पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अवेलेबल है। दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि आइन में अब कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जिसके जरिए हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक तो आर्टिकल 9 हो गया, राइट टू लाइफ, सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। इसमें वैसे लफ्ज़ इन्वायरमेंट का जिक्र नहीं है, लेकिन इसकी जो तशरीह की अदालतों ने उसमें उन्होंने कहा इसके अंदर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, साफ़ सुथरी हवा वगैरह, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट भी आती है। उसके बाद आर्टिकल 9A, ये तो अभी रिसेंटली उन्होंने ऐड किया है, और ये तो सबसे वाज़ेह है, ठीक है ना, मतलब वाज़ेह अल्फाजों में यहाँ पे लफ्ज़ इन्वायरमेंट का भी लिखा हुआ है, राइट टू क्लीन हेल्थी एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट। उसके बाद आर्टिकल 38D, इसमें भी है कि हुकूमत कोई भी पॉलिसी बनाएगी तो इस तरह की पॉलिसी बनाए ताकि जो आम शहरी हैं वो अच्छे से ज़िंदगी गुजार सकें, और उसमें भी साफ़ सुथरी इन्वायरमेंट भी शामिल है। उसके बाद है, अगर आपने अब अदालतों में जाना है इन्वायरमेंट के मामलात के ऊपर हुकूमत के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है, तो हाई कोर्ट में आर्टिकल 199 के तहत, और इसके अलावा आइनी अदालत में जा सकते हैं आर्टिकल 175E सब क्लॉज 3 के तहत। आर्टिकल 184 सब क्लॉज 3 अब ख़त्म हो चुका है। बहुत सारी गाइड्स के अंदर, नोट्स के अंदर आज भी उसका जिक्र मौजूद है। हाँ, जो आपके पुराने केसेस है ना भाई, शैला ज़िया, ये लगारी शगारी वगैरह, वहाँ पे तो चलो ठीक है, वो तब की बात है। अभी ये रिसेंटली कुछ माह पहले जो आई है ना आइनी अदालत, तो अब आइनी अदालत हम जाएंगे, अब हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। तो रेमेडीज़ में अब आपने आर्टिकल 184 सब क्लॉज 3 का जिक्र बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि भाई अब आइन में ये चीज़ मौजूद ही नहीं है। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।